नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं द मेंटरफेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग एक इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर है IS 18149 और ये 2023 में रिलीज किया गया है, फरवरी 2023। इसका जो टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स गाइडलाइंस। बेसिकली जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे लिक्विड, सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में कोई भी ऐसा डेंजरस गुड्स जिनकी प्रॉपर्टी है टॉक्सिक हो सकता है या फिर फ्लेमेबल हो सकता है, इन्फेक्शियस हो गया, कोरोसिव हो गया, वैसी अगर प्रॉपर्टी वाले या फिर एक्सप्लोजिव मान लो, अगर ऐसे कोई केमिकल्स जो है किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैसियस फॉर्म में, अगर उसका हैंडलिंग किया जा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली कोई लिक्विड कंटेनर हो गया, ठीक है, या फिर जो हम लोग रोड के ऊपर जो टैंकर देखते हैं, या फिर अगर हम लोग कहीं पे रेलवे में अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कई बार गुड्स ट्रेन्स जो होती है जिसमें वो ऑयल के कंटेनर हम लोग देखते हैं, इस तरह के लिक्विड कंटेनर हो गए। या फिर अगर हम लोग कहीं पे पोर्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जो कार्गो कंटेनर हम लोग देखते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में कंटेनर बने हुए रहते हैं। रोड के ऊपर भी हम लोग देखते हैं ऐसे पोर्ट से जब वो लोग बाहर निकल के आ जाते हैं तो वो कंटेनर में जिस तरह से हैंडलिंग किया जा रहा है, ये अगर सारे जो भी वेज होते हैं जिसमें भी चाहे रोड से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है या फिर रेलवे के थ्रू हो रहा है या फिर एयरवे के थ्रू अगर हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो डेंजरस गुड्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उस केस में हमें कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जो गाइडलाइन है वो जो 2023 में रिलीज किया गया है तो वो हमें जानना जरूरी है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल। इसी के ऊपर मेरा ये पूरा एक सीरीज चलेगा, उसमें मैं अलग अलग वीडियो में आपको ये पूरा जो इंडियन स्टैंडर्ड रिलीज किया है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये जो स्टैंडर्ड है वो 2023 में फरवरी 2023 में रिलीज किया गया था और लेटेस्ट गाइडलाइन है। और ये गाइडलाइन बनाने के टाइम इन्होंने जो जो स्टैंडर्ड एंड कोड्स को ध्यान में रखा गया है, दैट इज सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है उसको ध्यान में रखा गया है, एज वेल एज जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि UN मॉडल रेगुलेशन रिकमेंडेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स 22nd एडिशन जो है उसको ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी इंटरनेशनल गाइडलाइन है जिसको ध्यान में रख के ये स्टैंडर्ड जो है वो बनाया गया है। वो गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ या एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आता है कि द यूरोपियन एग्रीमेंट कंसर्निंग द इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रोड, ADR के नाम से जानते हैं। फिर आता है द रेगुलेशन कंसर्निंग द इंटरनेशनल कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स बाय रेल, RID के नाम से जानते हैं। फिर आता है थर्ड वाला द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स बाय एयर, ICAOTI के नाम से जानते हैं। और फिर लास्ट वाला आता है द इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड्स कोड, बेसिकली IMDG के नाम से जानते हैं। तो ये सारी नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उसमें जो जो चीजें अच्छी होती है, जो इतनी एप्लीकेबल होती है, वो सारी चीजों को क्लब करके ये पूरा इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको बनाया गया है। तो हम लोग इसी स्टैंडर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 18149 2023 एडिशन। एंड स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कहता है, ये मेरा एक हैशटैग है जिसमें राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे अगर आप देख पा रहे हो कि जिसमें मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो लिखा हुआ है द मेंटर फेस के नाम से। ये आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एज वेल एज मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल, तो वहां पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है 18149 2023 एडिशन, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स गाइडलाइन रिलीज किया गया, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इसमें जो जो टॉपिक्स इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर कवर किए गए हैं वो सारे टॉपिक्स का एक लिस्ट आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कोप। फिर सेक्शन 2 में जो है वो रेफरेंस के बारे में लिखा गया है। देन सेक्शन 3 दैट इज रिलेटेड टू टर्म्स एंड डेफिनेशन। Then section 4 that is for statutory and regulatory requirements. Then 5 section 5 that is related to classification, classes, division and packing groups. Then section 6 that is related to packing and tank provision. Section 7 जो है वो labeling and marking के लिए है।
8 नंबर का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। फिर 9th नंबर का जो सेक्शन आएगा वो प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड रहेगा। फिर आएगा सेक्शन 10 एडिशनल प्रोविजन फॉर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर 11 नंबर आएगा स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गए 11 सेक्शन। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं, बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 12 से लेकर 22 तक मैंने लिखा हुआ है। सो सेक्शन 12 की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें ट्रेनिंग वाला पार्ट रहेगा। फिर 13 में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में रहेगा। 14 नंबर जो है रिलेटेड टू रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स और स्टेक होल्डर की क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी उसके बारे में आएगा। 15 नंबर जो है वो नॉन कंप्लायंस के बारे में। फिर आएगा 16 नंबर यूज ऑफ जीपीएस एंड आईटी, एक बढ़िया क्लोज ऐड किया गया है। फिर आएगा 17 नंबर पे सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन के बारे में, यानी अगर आपका जो कंटेनर है या टैंकर मान लो या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इंस्पेक्शन के बारे में। फिर आता है इमरजेंसी एक्शन, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसे किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में। और फिर लास्ट में आता है कुछ एनेक्स्चर दिए हुए हैं, एनेक्स्चर ए बी सी और डी। सो बेसिकली इसको हम लोग 22 पार्ट 22 सेगमेंट जो है या सेक्शन जो है उसमें हम लोग डिवाइड किया गया है पूरा इंडियन स्टैंडर्ड, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। करूँ जैसे स्कोप की बात करूँ तो दिस इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन पैकेजिंग, लेबलिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। ये जितना ब्लू कलर से हाईलाइट किया है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। पैकेजिंग कैसे करना है, उसका लेबलिंग कैसे होना चाहिए, फिर आता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन क्यों करना चाहिए, ताकि हम लोग सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स का अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पता चल चुका है कि वो डेंजरस गुड्स है, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो डेंजरस है हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकता है या फिर जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कर सकता है। जब हमें उसकी प्रॉपर्टी अगर पता चल चुका है, अगर उस केस में अगर हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं तो सेफली हैंडलिंग करना चाहिए, और सेफली हैंडलिंग करने के लिए ही ये पूरी जो इंडियन स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है वो बनाई गई है। तो इसका स्कोप बहुत बढ़िया तरह से डिफाइन किया गया है। फिर आगे आता है कि बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स एक्सप्लोजिव हो गया, गैस हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, फ्लेमेबल सॉलिड हो गया, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो गया, पॉइजनस हो सकता है, इन्फेक्शन सब्सटेंस हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, कोरोसिव सब्सटेंस भी हो सकता है, या फिर कोई मिसलेनियस डेंजरस सब्सटेंस भी हो सकता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमन। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्म टू ह्यूमन, यानी आदमी को कोई भी इंसान जो है उसको कोई नुकसान ना हो, एनिमल्स जो है उसका भी ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए और एनवायरमेंट को भी डैमेज ना है। तो इस तरह से पूरा स्कोप जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है। और नीचे एक स्पेशल नोट दिया गया है कि दिस गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेंजरस गुड्स फॉरबिडन फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय लॉ। यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि जिसे सरकार जो होती है या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं वो हमें परमिशन नहीं देती कि उसका आप हैंडलिंग करो। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गाइडलाइन को रिफर करके हम लोग बोले कि हम लोग वो वाली जो आइटम होती है उसको भी हैंडल करें, ये यहाँ पे मना किया गया है, उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सेगमेंट 2 या सेक्शन 2 मान लो, तो उसमें आएगा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, कौन से स्टैंडर्ड को रिफर किया गया है ये बनाने में। तो इसमें ये आ जाएगा IS 1446 2002 क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। नेक्स्ट जो आता है IS 11466 पार्ट 2 1985 में रिलीज किया गया था, गाइडलाइन फॉर पैकिंग स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ कार्गो इनसाइड द फ्रेट कंटेनर। पार्ट 2 जो है वो डेंजरस गुड्स के लिए है, दो पार्ट में बना हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 में से लिया गया रेफरेंस। फिर आता है थर्ड वाला इंडियन स्टैंडर्ड जो है IS 16833 2018 एडिशन, ऑटोमेटिव ट्रैकिंग डिवाइस एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। ये जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया गया है, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है उसे भी फॉलो किया गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। या सेक्शन 3 में अगर हम लोग चले जाते हैं तो जहाँ पे आपको टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है इसमें टोटल 47 डेफिनेशन जो है वो कवर किया गया है। मैंने सारी की सारी तो नहीं ली है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने कवर किया है। टोटल 47 है, 47 की 47 में कवर नहीं कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है कि बल्क कंटेनर। सो 3.1 जो है वो फर्स्ट डेफिनेशन है, बल्क कंटेनर क्या होता है। सो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो कंटेनमेंट सिस्टम
including any liner or coating intended for the transport of solid substance which are in direct contact with the containment system. Packaging, intermediate, bulk container, large packaging and portable tanks are not included. बल्क कंटेनर की नीचे और स्पेसिफिक अगर डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है कि परमानेंट कैरेक्टर होना चाहिए, अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी सुटेबल फॉर रिपीटेड यूज। यानी अगर एक कंटेनर है तो वो कैसा होना चाहिए कि जिसको आप बार बार यूज करो। ऐसा नहीं हो गया कि एक फर्स्ट टाइम आपने कोई एक केमिकल डेंजरस गुड्स जो है वो उसके अंदर फिल किया और फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि फिर उसको दूसरी बार हम लोग यूज ना कर पाए, तो ये इकोनॉमिकली कंफर्टेबल नहीं होता है, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। फिर आता है कि स्पेशली डिजाइन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वन और मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट इंटरमीडिएट रीलोडिंग। यानी कि अगर मुझे एक कंटेनर जो आया है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो मुझे चेंज करना है। लेट्स से कि मैंने पहले एक फैक्ट्री जो था, फैक्ट्री से वो सामान मैंने डिस्पैच किया और पोर्ट पे गया फॉर एग्जांपल। सो वहां पे जो पहले रोड के ऊपर मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया, ठीक है, वो कंटेनर मैंने पोर्ट पे पहुंचा दिया। अभी पोर्ट पे जाने के बाद मुझे उसको जो जहाज है उसके अंदर लोड करना है, तो फिर जहाज के लिए अलग कंटेनर हो और रोड के लिए अलग कंटेनर हो, तो वो डिजाइन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मैं चाहे किसी भी मोड से अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ वो कंटेनर जो है उसी का लोकेशन मुझे सिर्फ चेंज करना हो। बार बार मुझे मटेरियल जो निकालना है वो अगर मैं बाहर निकालूं और वो ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डेंजरस है, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए नुकसान हो सकता है। इसके लिए फिर ये बल्क कंटेनर की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया गया। फिर आता है कि फिटेड विथ डिवाइस परमिटिंग इट्स रेडी हैंडलिंग। यानी उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि मैं हैंडलिंग इजीली कर सकूं। अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपको कोई भी कंटेनर अगर दिखता है तो उसको ध्यान से देखिएगा, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन दिए जाते हैं ताकि हम लोग कंटेनर जो है वो उसको इजीली हैंडलिंग कर सके। बेसिकली उसके जो रिगिंग स्लिंगिंग जो हम लोग बोलते हैं, लैशिंग पॉइंट जो दिए जाते हैं वो उसी के लिए दिए जाते हैं क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे लास्ट में आता है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1 मीटर क्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो और तीन डेफिनेशन में ले रहा हूँ ये स्लाइड पे, 3.8, 3.9 एंड 3.10। कंसाइनी, कंसाइनमेंट एंड कंसाइनर, ये कॉमन वर्ड्स है। जो लोग ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है या फिर इस तरह सा कोई टर्मिनल या टैंक फार्म जहाँ पे होता है, अगर वहां पे अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें ये सब चीजों के बारे में इजीली पता रहेगा। सो सबसे पहला कंसाइनी क्या होता है कि एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट विच इज एंटाइटल्ड टू टेक डिलीवरी, यानी जो एक्सेप्ट करने वाला है डिलीवरी को, वो हो गया कंसाइनी। कंसाइनमेंट क्या होता है कि एनी पैकेज और पैकेजेस और लोड ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग डेंजरस सब्सटेंस की गाइडलाइन ही रिफर कर रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड या किसी भी मोड में हो या कोई भी प्रकार किसी भी टाइप का अगर गुड्स है प्रेजेंटेड बाय कंसाइनर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट इज कंसाइनमेंट। और कंसाइनर वो क्या रहेगा कि एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट हु प्रिपेयर्स अ कंसाइनमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, यानी जिसको डिस्पैच करने वाला है। तो तीन चीजें हो गया। सबसे पहला आएगा कंसाइनर की जो वो मटेरियल को रेडी कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर आता है कि कंसाइनमेंट यानी जो चीज ट्रांसपोर्टेशन में जाने वाली है दैट इज कंसाइनमेंट। और कंसाइनी यानी कि जिसको वो मटेरियल एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है, जिस जहाँ पे हम लोग डिलीवरी करने वाले है। कुछ और डेफिनेशन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 3.11, 13 एंड 3.14 डेंजरस गुड्स है, सिलेंडर है और कोरोसिव सब्सटेंस है। सो सबसे पहला आएगा 3.11, कोरोसिव सब्सटेंस क्या होता है। सो सब्सटेंस बाय विच केमिकल एक्शन विल कॉज सीवियर डैमेज व्हेन इन कांटेक्ट विद लिविंग टिश्यू और इन द केस ऑफ लीकेज will materiality damage or even destroy other goods or other means of transport. They may also cause other hazards। यानी corrosive substance है उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है कि भाई ऐसा कुछ उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन अगर होता है, अगर वो लिविंग टिश्यू जो यानी ह्यूमन हो गया और एनिमल हो गया और प्लांट हो गया, इनके अगर कांटेक्ट में आता है तो जो टिश्यू होता है उसको वो प्रॉपर अच्छी तरह से वो डैमेज कर देगा। ठीक है, सो कोरोसिव की एक ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर मान लो अगर कहीं पे लीकेज होता है तो उसकी जो मटीरियलिटी, जहाँ पे लीकेज हुआ उसकी जो मटीरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको वो नुकसान कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आरसीसी फ्लोरिंग है उसके ऊपर अगर कोई ऐसा केमिकल अगर गिर जाता है तो आरसीसी फ्लोर को खराब कर दिया, लोहे के ऊपर गिर गया तो
आयरन जो था उसको डैमेज कर दिया, उसके ऊपर जंग लग गया, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर की भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया गया है कि ट्रांसपोर्टेबल, यानी कि इजीली जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। प्रेशर रिसेप्टेकल, यानी रिसेप्टेकल यानी एक इक्विपमेंट वेसल जो होता है, ठीक है। और प्रेशर वर्ड भी डाला हुआ है तो वो प्रेशराइज इक्विपमेंट हो गया। ऑफ अ वाटर कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 150 लीटर्स, यानी कोई भी अगर हम लोग सिलेंडर की जब बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी वाटर कैपेसिटी जो है वो लेस देन 150 लीटर्स होगी वाटर कैपेसिटी, तभी उसे हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। अगर ज्यादा है तो सिलेंडर नहीं बोल सकते। फिर आता है डेंजरस गुड्स। आर्टिकल्स और सब्सटेंस which are capable of posing a hazard to health, safety, property or the environment and which are classified according to details given in the table 1। ये पूरा एक लिस्ट आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं तो इसमें और दो डेफिनेशन मैं कवर कर रहा हूँ, एक्सप्लोजिव आर्टिकल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। सो सबसे पहले 3.16 की अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्लोजिव आर्टिकल एंड आर्टिकल कंटेनिंग वन और मोर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, ये हो गया। और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में क्या आएगा फिर, अगर और डिफाइन अगर मुझे करना है तो 3.17 को मैं पढ़ूंगा। तो सब्सटेंस किसे बोलेंगे कि अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, यानी दो से ज्यादा सब्सटेंस जो उसको मिक्स किया गया है, which in itself is a capable of producing gas by chemical reaction at a such a temperature, pressure and at a such speed as to cause damage to the surrounding। यानी कोई भी ऐसा सॉलिड या लिक्विड है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या प्रेशर वाली जब कंडीशन होती है उस केस में अगर वहां पे खुद से ही वो एक गैस या गैसियस मिक्सचर जो है वो बनाने लगता है और जिसकी वजह से जो आसपास सराउंडिंग वाली जो प्रॉपर्टी है डैमेज कर सकता है, तो उसे हम लोग एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बोलते हैं। लोग और आगे बढ़ते हैं तो और तीन डेफिनेशन आएगी, 3.19, 19, 3.20 और 3.21। सो इसमें फ्लेमेबल के बारे में तीन डेफिनेशन दिया गया है। फ्लेमेबल गैस क्या रहेगा, फ्लेमेबल लिक्विड क्या रहेगा और फ्लेमेबल सॉलिड क्या रहेगा। सो फ्लेमेबल गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस हैविंग फ्लेमेबल रेंज विथ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 101.3 किलो पास्कल। सो ये फ्लेमेबल गैस की डेफिनेशन होगी। गैस गैस होना चाहिए, ठीक है, और उसकी फ्लेमेबिलिटी की रेंज दिया गया है, ठीक है। सो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 101.3 किलो पास्कल जो है उस टाइम अगर उसकी फ्लेमेबल रेंज आ रही है तो उसे हम लोग फ्लेमेबल गैस बोलेंगे। सेम चीज आती है कि फ्लेमेबल लिक्विड की डेफिनेशन में कि लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड और लिक्विड्स कंटेनिंग सॉलिड्स इन अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन, या जो हम लोग बोलते हैं ना कि डिसॉल्व किया गया है या कोई सॉलिड जो है उसको कोई लिक्विड के अंदर घोल बना दिया है, हमने मिक्स किया हुआ है, अगर ऐसा कुछ चीज है, फॉर एग्जांपल पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ठीक है, लिकर्स हो गया एटसेट्रा, बट नॉट इंक्लूडिंग सब्सटेंस अदरवाइज क्लासिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ देयर डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक्स। डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाए, so which gives off a flammable vapor at temperature of not more than 60.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक टेम्परेचर लिक्विड जो है, लिक्विड किसे बोलेंगे कि जो एटलीस्ट 60.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर जिसमें से फ्लेमेबल वेपर अगर रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उससे कम टेम्परेचर पे अगर उस लिक्विड में से अगर फ्लेमेबल वेपर जो है वो रिलीज हो रही है तो उस केस में ये हमारे लिए फ्लेमेबल लिक्विड हो गया। फिर आता है 3.21 फ्लेमेबल सॉलिड किसे बोलेंगे। सो फ्लेमेबल solids which under condition encountered in transport are readily combustible or may cause or contribute to fire through friction। फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकती है या फिर खुद से अपने आप में भी आग लग सकती है, ठीक है, और बाय सॉलिड जो है उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ही जो है सॉलिड है। फिर आता है फ्रेट कंटेनर 3.22। सो इसमें और सब क्लासिफिकेशन भी दिया गया है कि और अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया गया है। फ्रेट कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट विच इज, तो फिर यहाँ से अलग से आता है, ऑफ परमानेंट कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी सुटेबल फॉर रिपीटेड यूज हो सकता है, स्पेशली डिजाइन टू फैसिलिटेट द कैरेज ऑफ गुड्स बाय वन और मोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट इंटरमीडिएट रीलोडिंग, मुझे रीलोडिंग ना करना पड़े वैसा सिस्टम होना चाहिए।
fitted with device permitting its ready handling, particularly its transfer from one mode of transport to another, जो अभी मैंने पहले भी डिफाइन किया गया थी। जैसे रोड से अगर मैं शिप के अंदर में कंटेनर को अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो ऐसा नहीं कि पहले मटेरियल जो है वो सारा मैं बाहर निकालूं, फिर वो शिप के लिए जो पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करूँ, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। सो डिजाइन हैज टू बी इजी टू फील एंड एम्प्टी, इजीली हम लोग इजी फील और एम्प्टी कर सके, बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग कर सके, और हैविंग एन इंटरनल वॉल्यूम एटलीस्ट 1 मीटर क्यूब, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होना चाहिए। 3.24 गैस, गैस किसे कहते हैं? गैस इज अ सब्सटेंस विच at 50 degree Celsius has a vapor pressure greater than 300 kilopascal or is a completely gaseous at 20 degree Celsius at a standard pressure of 101.3 kilopascal. For the transport condition, gas is described according to its physical stats as follow. अभी compressed gas की अगर इसमें गैस जो है अलग अलग टाइप के जो गैस होते हैं उसकी और अच्छी तरह से डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि compressed गैस। तो compressed गैस किसे कहता है? गैस अदर देन इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं बना हुआ, which when packaged under pressure for transport is entirely gaseous at 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशराइज कंडीशन में वो completely gaseous फॉर्म में है, दैट इज compressed गैस। फिर आता है कि liquefied गैस, लिक्विड फॉर्म में कैसा रहेगा? अ गैस which when packaged, यानी जब उसका पैकेजिंग किया गया है फॉर ट्रांसपोर्ट इज पार्शियली लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ पोर्शन उसका जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और बाकी का जो है वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। फिर आता है कि रेफ्रिजरेटेड लिक्विफाइड गैस, गैस विच इज लिक्विफाइड बाय रेफ्रिजरेशन एंड मेंटेन एट और नियर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कोई भी ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिसका कोई भी गैस जो आएगा उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाए उसके पहले उसको रेफ्रिजरेट यानी ठंडा करके उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखना है, ये कंडीशन होती है, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटेड लिक्विफाइड गैस कहते हैं। गैस की डेफिनेशन आएगी जैसे कि डी और ई दिया हुआ है, गैस इन सॉल्यूशन। सो compressed gas which when packaged for transport is dissolved in a solvent, यानी सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व हो गया है, सो गैस इन अ सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर आता है adsorb gas, a gas which when packaged for transport is absorbed onto a solid porous material resulting in an internal receptacle pressure of less than 101.3 kilopascal at 20 degree Celsius and less than 300 kilopascal at 50 degree Celsius। सो ये कुछ और भी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं तो इन्फेक्शियस सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस नॉन और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू कंटेन पैथोजेंस, पैथोजेंस यानी कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, पैरासाइट्स हो सकता है, फंगी हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो नॉट ओनली हमें, इवन एनिमल को भी अगर नुकसान हो रहा है तो वो भी जो है पैथोजेंस की कैटेगरी में आता है। 3.33 ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। सब्सटेंस विच कंटेन दी बाइवेलेंट O2 structure and may be considered derivatives of hydrogen peroxide where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by organic radicals. This also includes organic peroxide formulations mixtures, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, उसके अंदर O2 स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, बाइवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आर थर्मली अनस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, विच में अंडरगो एक्सोथर्मिक सेल्फ एक्सेलरेटिंग डीकम्पोजिशन, यानी तुरंत ही जैसे ही टेम्परेचर मिला तो उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो चालू हो जाता है, डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। इन एडिशन दे मे हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो इसके अलावा कुछ और नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हो सकता है। बी लायबल टू एक्सप्लोजिव डीकम्पोजिशन, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, बर्न रैपिडली, बहुत जल्दी चलता है। बी सेंसिटिव टू इम्पैक्ट और फ्रिक्शन, यानी अगर मान लो कोई लिक्विड है और अपने किसी में रखा हुआ है और कहीं पे फ्रिक्शन हो रहा है उस कंटेनर का, सो फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर
इम्पैक्ट यानी कोई कंटेनर छोटा सा मान लो 20 लीटर का कोई एक जार था, उसके अंदर कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा हुआ है और किसी लेबर के हाथ से वो कंटेनर अगर गिर गया तो सडनली जो इम्पैक्ट आया तो इम्पैक्ट से भी वो जो है कंटेनर यानी जो मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ भी एक्सप्लोजन या आग लग सकती है। रिएक्ट डेंजरसली विथ अदर सब्सटेंस, दूसरे जो सब्सटेंस है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन कर देगा और वो डेंजरस होगा। कोज डैमेज टू द आईज, आंख को नुकसान पहुंचा। डेफिनेशन जो है वो अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि 3.36 में लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस विच वाइल इन देमसेल्व्स नॉट नेसेसरीली कंबस्टिबल, जरूरी नहीं है कि वो कंबस्टिबल ही हो, में जनरली कॉज और कंट्रीब्यूट टू द कंबस्टन ऑफ अदर मटेरियल बाय यील्डिंग ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज करेगा और दूसरा जो मटेरियल जो है उसको वो जलाएगा। फिर आता है 3.40 की अगर डेफिनेशन मैं ले रहा हूँ तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। सो एनी मटीरियल containing radionuclide where both the activity concentration and the total activity in the consignment exceed the values specified depending on the type of material by the Atomic Energy Commission of India। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की गई है और डिफाइन में ऐसा है कि अगर उसकी जो लिमिट है, अगर लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फिर हम लोग रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसको हम लोग बोलेंगे। फिर आता है टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है। सो सब्सटेंस लायबल आइदर टू कॉज डेथ और सीरियस इंजरी और टू हार्म ह्यूमन हेल्थ इफ स्वेल और इनहेल और बाय स्किन कांटेक्ट। यानी टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, टॉक्सिक तो हम लोग ऐसे तो समझते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आदमी की डेथ हो सकती है, सीरियस इंजरी हो सकता है या फिर उसकी जो ह्यूमन हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आता है कि कैसे नुकसान पहुंचाएगा, अगर किसी ने वो खा लिया है, ठीक है, या फिर सांस में ले लिया है या फिर उसकी स्किन की जो कांटेक्ट है, स्किन के कांटेक्ट में अगर वो केमिकल आ गया, वो सब्सटेंस आ गया तो उसकी वजह से अगर उसको नुकसान हो रहा है तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो टोटल 47 डेफिनेशन थी, टोटल 47 में से मैंने जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो सारी डेफिनेशन जो है वो कवर किया गया है। और फिर इसके बाद वाला जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें फिर आगे के जो सेक्शन रहेंगे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हमने देखा स्कोप 1 वाला था, सेगमेंट 2 जो था, सेक्शन 2 जो था उसमें रेफरेंस वाले जो स्टैंडर्ड थे वो देखे, और फिर सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो थी वो मैंने लिया हुआ है। अगर आपको ये अगर इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने एक अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वहां से वो वीडियो जो आप डाउनलोड करके यानी वीडियो देख के फिर आपको पता चल जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। फिर इसके बाद ये 18149 जो है उसको आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है उसको पढ़िए, इसके आगे हम लोग फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। द मेंटर फेस के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो मिल जाएंगे आपको। वहां पे आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ऑथेंटिक अपडेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपना वीडियो जो है इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू।